मॉर्निंग एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी राजस्थान के भौतिक विभागों के बारे में कि राजस्थान का सामान्य परिचय के बारे में मैंने बताया था कि और उसके बाद राजस्थान को किन 4 मुख्य भौतिक विभागों में बांटा गया है। अब हम बात एक एक भौतिक विभाग के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के जो भौतिक विभागों में सबसे पहला है पश्चिमी रेतीला मैदान, जिसे कि पश्चिमी मरु प्रदेश भी कहा जाता है। इस मैप में आपको दिख रहा है जो हिस्सा कि ये राजस्थान का पश्चिमी रेतीला मैदान का मानचित्र है। इसमें राजस्थान का जो पश्चिमी रेतीला मैदान है ये इसका क्षेत्रफल जो है वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पश्चिमी रेतीला मैदान फैला हुआ है, विस्तृत है, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर का लगभग 61.11% भाग को घेरे हुए हैं। यानी कि राजस्थान के जो भौतिक विभाग हैं उनमें यह प्रदेश जो है पश्चिमी रेतीला मैदान यह सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। और अरावली श्रृंखला जो है इसके इस तरफ पूर्व की तरफ अरावली श्रृंखला है, और अरावली श्रृंखला के पश्चिमी वाला जो भाग है वो पूरा का पूरा भाग पश्चिमी रेतीले मैदान के अंतर्गत आता है। मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि राजस्थान के जो 4 भौतिक विभाग है जिनका वर्गीकरण मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि उसमें से जो पश्चिमी रेतीला मैदान है और पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो है राजस्थान का, ये तैथिस सागर के अंग रहे हुए हैं, और अरावली श्रेणी वाला जो क्षेत्र है और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग जो है वो गोंडवाना लैंड से संबंधित रहे हैं और प्री कैम्ब्रियन युगीन भाग हैं। अब हम बात कर रहे थे पश्चिमी रेतीले मैदान की, जिसका कि क्षेत्रफल जो है वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है, और राजस्थान का यह लगभग 61.11% भाग को घेरे हुए है। इसमें इसकी जो पश्चिमी सीमा है ये वाली, ये पाकिस्तान से लगती हुई है और 1070 किलोमीटर लंबी है, जो कि रेड क्लिफ कहलाती है। और इस पश्चिमी मैदान की जो पूर्वी सीमा है, यानी कि ये वाली जो सीमा है, ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और अरावली श्रृंखला के द्वारा बनाई गई है। राजस्थान का जो पश्चिमी रेतीला मैदान है ये राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत का एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है, क्योंकि यह थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और थार मरुस्थल जो है वो विश्व में ऐसा मरुस्थल है जो कि जहाँ पर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। यह वनस्पति युक्त मरु प्रदेश है, और यहाँ पर कृषि, पशु संपदा की दृष्टि से भी यह क्षेत्र सर्वोत्तम स्थान रखता है। और यहाँ की जमीन के नीचे पानी के भी स्रोत हैं और खनिज तेल के, गैस के भी स्रोत पाए जाते हैं। इसलिए ये वाला जो मरुस्थल है ये बहुत आबाद मरुस्थलों में से एक है। अब अगर हम इसमें देखें तो पश्चिमी रेतीला मैदान जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक ये वाला जो हिस्सा है जिसको कि रेतीला शुष्क मैदान कहा जाता है, और ये वाली जो पट्टी है ये अर्ध शुष्क प्रदेश के नाम से जानी जाती है। और ये दोनों प्रदेश मिलाकर के पश्चिमी रेतीले मैदान के अंतर्गत राजस्थान के लगभग 12 जिले शामिल हैं, जिसमें कि यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, उसके बाद यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, चूरू, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर, सिरोही जिले इसके अंतर्गत शामिल हैं। और यहाँ पर बालू का अथाह सागर है। ये क्षेत्र जो है ये मुख्यतः वायु की अपरदनकारी और परिवहन निक्षेपण क्रियाओं का क्षेत्र है, और यहाँ पर
जो पुराने समय में ऐसा कहा जाता है कि पर्मियन कार्बोनिफरस युग में यहाँ पर समुद्र का विस्तार था, और जिसके की प्रमाण जुरासिक काल के जो सामुद्रिक तलहटी के निक्षेप है उनसे मिलता है। और धीरे धीरे समय के साथ यहाँ पर जो समुद्र था वो पीछे हटता गया, और बालू और रेत की जो क्रियाएं हैं, वायु की क्रियाएं हैं, वो अधिक बढ़ती गई। और यहाँ पर जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें जो कि यहाँ से आती हैं नीचे से, वो अपने साथ यहाँ से कच्छ के रण वाले क्षेत्र से और इस क्षेत्र से मिट्टी और बालू को अपने साथ उड़ा करके इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर फैलाने का काम भी करती है। अब हम देखें कि पश्चिमी रेतीला मैदान जो है ये दो भागों में बटा हुआ है। इसका जो पहला भाग है रेतीला शुष्क मैदान, इसमें जो अधिकांश क्षेत्र है वो मरुस्थली के नाम से जाना जाता है। एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि जो पश्चिमी रेतीला मैदान है ये उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व की ओर इसकी लंबाई जो है वो लगभग 640 किलोमीटर है, और पश्चिम से पूर्व की ओर यह 300 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। और अब बात करते हैं मरुस्थली की। रेतीले शुष्क मैदान का जो एक भाग मरुस्थली के नाम से जाना जाता है, यह लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है, और ये मुख्य रूप से बालुका स्तूपों का क्षेत्र है। यहाँ इस क्षेत्र में बालुका स्तूपों का विस्तार पाया जाता है, और इसके अंतर्गत जिले आते हैं यहाँ पे बीकानेर, उसके बाद नागौर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर। जबकि जो बीच वाला हिस्सा है जो कि जोधपुर के अधिकांश भाग को घेरे हुए है, वो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मुक्त प्रदेश। मरुस्थली जो है वो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है, और ये वाला जो हिस्सा है ये बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है। यानी कि मरुस्थली बालुका स्तूप युक्त प्रदेश और ये वाला बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी कि इस क्षेत्र में बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं। मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि जो पश्चिमी रेतीला मैदान है ये वाला हिस्सा, ये विश्व का, मैंने बताया जैसा कि ये विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है, और यहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 40% भाग जो है वो इस क्षेत्र में निवास करता है। और इस मरुस्थलीय क्षेत्र का, इस क्षेत्र का जो पश्चिमी वाला भाग है पश्चिमी रेतीले मैदान का, वो थार मरुस्थल कहलाता है, और इसका जो पूर्वी वाला भाग है वो मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। अब हम बात कर रहे थे रेतीले शुष्क मैदान को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है मरुस्थली जो कि लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और इसका रेतीले शुष्क मैदान का जो पहला भाग मरुस्थली और दूसरा भाग जो है ये बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मरुस्थली की अगर हम बात करें तो मरुस्थली के अंतर्गत यहाँ पर बीकानेर, चूरू, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर जिले शामिल हैं, और यहाँ की जो मुख्य भू आकृति है वो बालुका स्तूप है। बालुका स्तूप जो है वो वायु के अपर्दन, अपक्षय अपर्दन और निक्षेपण की जो क्रियाएं हैं उनके द्वारा निर्मित होते हैं। अपर्दन और निक्षेपण की क्रियाओं के द्वारा ये अस्तित्व में आते हैं, और इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं, जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगी। कि सबसे पहले आता है, अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि मैंने बालुका स्तूपों के प्रकार बताए हैं जो जो इस क्षेत्र में मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो पवनानुवर्ती या रेखीय बालुका स्तूप, जिन्हें लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर बालुका स्तूप सैंडड्यून्स भी कहते हैं, ये मुख्य रूप से इस क्षेत्र में यानी कि दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र में, जिसमें कि बाड़मेर और जैसलमेर जिले शामिल हैं, यहाँ पर मिलते हैं। और ये
जो वायु या पवन की जो दिशा होती है उसके समानांतर, उसके पैरेलल, उसी दिशा में बनते हैं। और इनकी जो ऊंचाई होती है वो अच्छी होती है। और ये इनकी लंबाई जो है ये 10 से लेकर के 60 मीटर तक की होती है। दूसरे हम बात करें बरखान और अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप। ये जो बालुका स्तूप है ये मुख्य रूप से जो रेतीले शुष्क मैदान के जो मरुस्थली वाला हिस्सा है, इसका जो उत्तरी भाग है वहां पर मिलता है, जिसके अंतर्गत थोड़ा सा गंगानगर का हिस्सा, वहाँ की सूरतगढ़ जो तहसील है वो, और ये चूरू का थोड़ा सा हिस्सा बीकानेर वाला, इन क्षेत्रों में लूणकरणसर यहाँ पर मिलता है। और ये जो होते हैं ये इनकी आकृति इस प्रकार की होती है, अर्धचंद्राकार। ये वाले जो हिस्से होते हैं ये इसके सींग कहलाते हैं। और ये पवन की दिशा होती है, और पवन यहाँ से इनके सहारे ऊपर उठती है और यहाँ फिर ये आगे चलते हैं, और इस तरह से इनका बालुका स्तूपों का ऐसे करके आगे की ओर पलायन होता है। इनकी जो लंबाई होती है वो 10 से लेकर के 20 मीटर तक की ऊंचाई होती है इनकी, और ये मध्य भाग में अधिक ऊंचे होते हैं। इसके बाद तीसरे प्रकार के जो बालुका स्तूप है वो आते हैं अनुप्रस्थ प्रकार के, यानी ट्रांसवर्स। ये क्या होते हैं कि जब पवन चल रही होती है तो पवन की दिशा में ये आड़े होते हैं, संपूर्ण दिशा में होते हैं, इसीलिए इनको आड़े बालुका स्तूप भी कहते हैं। और इनकी ऊंचाई जो है वो 10 से लेकर के 40 मीटर तक होती है। ये बालुका स्तूप भी इस वाले क्षेत्र में ही अधिकांशतः मिलते हैं, थोड़ा बहुत ये यहाँ पे जैसलमेर में भी मिलते हैं, और उत्तरी वाला जो भाग है बीकानेर और सूरतगढ़ और रावतसर, ये चूरू, ये वाले क्षेत्रों में ये बालुका स्तूप मिलते हैं। इसके बाद आते हैं पैराबोलिक बालुका स्तूप, जो कि जिनकी आकृति जो होती है वो पिन के जैसी होती है। पैराबोलिक जो बालुका स्तूप होते हैं वो इस तरह से पिन की आकृति में होते हैं, और ये बालुका स्तूप 10 से लेकर के 25 मीटर तक की ऊंचाई के होते हैं, और ये बालुका स्तूप भी इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके बाद अंतिम आता है तारा बालुका स्तूप। तारा बालुका स्तूप जो होते हैं ये यहाँ पर जैसलमेर में पोखरण तहसील के पास, और उत्तर में यहाँ पर गंगानगर के सूरतगढ़ तहसील में मिलते हैं। और ये जो है ये भी 10 से लेकर के 25 मीटर तक की इनकी ऊंचाई होती है। अब हम बात करते हैं बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश की, यानी कि ये वाला जो भाग है यहाँ पर बालुका स्तूपों का अभाव पाया जाता है। और इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बालुआ पत्थर व चूना पत्थर पाया जाता है। और इस क्षेत्र में ये जो क्षेत्र ये मुख्य रूप से पोखरण और फलौदी तहसील जो है उसके पश्चिम और दक्षिण वाले भाग में ये क्षेत्र विस्तृत है, और इसका क्षेत्रफल जो है वो लगभग 65 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पर खड़िन भी मिलते हैं इस क्षेत्र में, खड़िन जो कि रण कहलाती हैं। खड़िन जो होती हैं ये खारे पानी की पलाया झीलें होती हैं, अस्थायी झील होती हैं और दलदली होती है। जब वर्षा होती है कभी तब इन खड़िन में पानी आ जाता है, अन्यथा ये कई बार सूख भी जाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं जैसे कि मरुस्थलीय भाग की, तो मरुस्थल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मैं ये भी बताना चाहूंगी। एक होता है हमादा, दूसरा होता है अर्ग, और तीसरा होता है रैग। हमादा मरुस्थल वो होते हैं जो कि पथरीली होते हैं, यानी पथरीला मरुस्थल। अर्ग जो होते हैं वो रेतीले मरुस्थल होते हैं, और रैग जो होते हैं वो मिश्रित प्रकार के मरुस्थल होते हैं, जहाँ पे रेत भी मिलती है और पत्थर कंकड़ भी मिलते हैं। इसके साथ बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश की बात हो गई कि बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश जो है ये मुख्य रूप से खड़िन के लिए प्रसिद्ध है, और इस क्षेत्र में जुरैसिक और मायोसीन काल की जो जीवावशेष और वनस्पति अवशेष हैं वो भी मिलते हैं,
जिसका उदाहरण हमें आकलवुड फॉसिल पार्क जो है वहां पर उससे जिससे उसकी पुष्टि होती है।